बस 12 पे शिफ्ट हो जाओगे। तो सबसे पहले भाई हम भी जब भी CSS बनाएंगे तो इंडेक्स डॉट HTML तो बनानी बनानी है। इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है, यहाँ पे ये वाला कोड लेके ही आना है। और क्या काम करना है आपको? CSS लिखनी है। तो अभी तक हम कैसी CSS लिख रहे थे? हाँ, टैग के अंदर हम स्टाइल लगा के तब CSS को लिखते थे। पर मैं देखता हूँ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। नहीं, छोड़ो, मैं बताता हूँ। तो आज के जो टॉपिक है इसमें, टुडेज टॉपिक्स, सबसे पहले हम सीखेंगे वेज टू राइट CSS। फिर CSS कमेंट्स के बारे में देखेंगे। कमेंट का मैंने मीनिंग आपको बता रखा है, इसमें बस कैसे लगता है वो बता दूंगा। अभी कौन सा कमेंट लगा हुआ है इसमें? ये HTML और CSS सिलेक्टर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, जो कि कौन से होंगे? अभी बेसिक सिलेक्टर से सीखेंगे, धीरे धीरे आगे चल के एडवांस सिलेक्टर भी आएंगे। हाँ, ठीक है, बस हाँ यही टॉपिक्स है आज के इंट्रोडक्शन में, यही रहेगा। CSS लिखने का तरीका, सबसे पहले मैंने एक H1 टैग लिया, इसमें मैंने लिखा वेलकम, ठीक है। अभी हम कैसे लिख रहे थे, इसका आउटपुट देखेंगे तो कैसे आएगा, ऐसा लिखा हुआ है। अभी HTML है ये। CSS लिखने के लिए यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करेंगे। स्टाइल में मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में डाल दिया रेड, ठीक है, कलर मैंने इसका व्हाइट कर दिया। ये एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है। ये CSS मैंने लिखी। और सेकंड तरीका क्या होता है, ठीक है, मैं वेज टू राइट CSS सिखा रहा हूँ, ठीक है। और इस तरीके को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं पहले हेडिंग डालता हूँ, वेज टू राइट CSS। और इसका जो पहला तरीका जो मैंने ऐसे टैग के अंदर लिखा है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इनलाइन CSS यानी टैग के अंदर स्टाइल टैग लगा के हम जो CSS लिखते हैं उसे हम इनलाइन CSS कहते हैं। एक होती है हमारी इंटरनल CSS, इंटरनल CSS, यहाँ पे यही लिख लो, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे इंटरनल CSS को मैं H2 टैग में ले रहा हूँ, ठीक है। और H2 टैग में मैंने लिखा इंटरनल CSS। अब देखो इंटरनल CSS कैसे लिखते हैं। इंटरनल CSS लिखने के लिए हमें हेड सेक्शन के नीचे आना होता है, यहाँ स्टाइल टैग का यूज करना होता है, एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। अब मैं H2 को सिलेक्ट करना है मुझे, तो सिलेक्ट करने के लिए मुझे H2 यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको CSS दे सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन दे दिया और कलर इसका रेड कर दिया, ठीक है। और फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बढ़ा दो इसका, फॉन्ट साइज मैंने 25 पिक्सल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारी इंटरनल CSS हो गई। ये हमारी क्या है, इनलाइन CSS, ये इंटरनल CSS। एक CSS और होती है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS, ठीक है। ये सब लिखने के तरीके हैं। और सबसे ज्यादा हम क्या यूज करेंगे, एक्सटर्नल CSS का यूज करते हैं जब प्रोजेक्ट बनाते हैं। लेकिन अभी जब हम सीख रहे हैं तो अभी हम सिर्फ इंटरनल CSS का यूज करेंगे, यानी HTML लिख लेंगे और साथ ही साथ CSS भी लगाते रहेंगे। तो ये सब सीखने के लिए, बाकी जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सब कुछ अलग अलग होगा। एक्सटर्नल CSS क्रिएट कैसे होती है वो देखो। एक्सटर्नल CSS के लिए मैं H3 टैग को ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो एक्सटर्नल CSS को अप्लाई करने के लिए मुझे एक CSS की अलग से फाइल बनानी होती है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना होता है स्टाइल, नेम आप कुछ भी ले सकते हो, एक्सटेंशन डॉट CSS रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्टाइल डॉट CSS हमारा क्रिएट हो जाएगा। हो गया, ठीक है। तो हमने एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट कर ली जिसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल डॉट CSS। अब मैं इसमें कुछ इसको सिलेक्ट करता हूँ H3 को, तो यहाँ पे मैंने H3 लिखा और यहाँ पे इसको कुछ क्लास दी। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका एक्वा कर दिया, कलर मैंने इसका ग्रीन कर दिया, और इसका फॉन्ट साइज मैंने 25 पिक्सल कर दिया, 25 पिक्सल, ठीक है। ये कर दिया मैंने। तो इसको अभी मैं देखूंगा तो इसमें तो CSS लगी ही नहीं। तो बताओ क्यों नहीं लगी? हाँ, क्योंकि ये फाइल अभी मतलब समझ नहीं पा रही है ये हमारी इंडेक्स डॉट HTML की इसकी CSS कहाँ लिखी हुई है। तो इसके लिए मुझे इसको स्टाइल CSS को यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए यहाँ पे लिंक टैग का यूज करना है। REL में स्टाइल शीट रहेगा, href के अंदर आपको स्टाइल डॉट CSS लिखना है, ठीक है। आप देखेंगे तो CSS हमारी लग गई। तो ये हमारे पास तीन मेथड होते हैं CSS लिखने के। अब यहाँ पे मेरे को आपको प्रेफरेंस बात बताना है। जैसे हमने इनलाइन CSS लिखी, इंटरनल CSS लिखी, एक्सटर्नल CSS लिखी, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होती है वो किसकी होती है, इनलाइन CSS की, मोर प्रेफरेंस, ठीक है। कैसे, अब देखो मैंने यहाँ पे H1 टैग सिलेक्ट किया हुआ है। मैं इसी चीज को क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे कुछ लिखूंगा H1 टैग को सिलेक्ट करके। तो यहाँ से मेरा H1 सिलेक्ट है, इंटरनल में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि वही प्रॉपर्टी लगाऊंगा जो इसके अंदर लगी हुई है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दिया हुआ है, इसमें मैं ग्रीन दे रहा हूँ, ठीक है। और ठीक बैकग्राउंड चेंज करते हैं बस।
ठीक है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें अब मैं यहाँ पे तो मैंने बैकग्राउंड कलर रेड लिया हुआ है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन लिया हुआ है। तो इस H1 टैग के अंदर कौन सा बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा, रेड वाला या ग्रीन वाला? हाँ, इसलिए इसमें है। अगर मैं इसी H1 को मैं कट करके यहाँ पे लिखूं तो कौन सा अप्लाई होगा, ये वाला या ये वाला? हाँ, तभी यही होगा। तो इससे क्या होता है, हमारा पता लगता है कि ये हाईली प्रेफरेबल कौन सा है, ये है। फिर उसके बाद ये आता है और सबसे लेस प्रेफरेबल ये होता है, मतलब लेस प्रेफरेंस इसकी होती है। ठीक है, तो बस इसके प्रेफरेंस के हिसाब से ऐसे याद रखो इससे। फिर तरीका पता लग गया। अब CSS कमेंट्स, जैसे यहाँ पे मुझे कुछ कमेंट करना है, ये वाली लाइन है, ठीक है, फालतू आ रही है मेरे पास। HTML का सिंटैक्स ये है, शॉर्टकट की वही रहेगी, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। अगर आप CSS में सिलेक्ट करके लगाओगे तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, क्लोज, फिर बीच में आपका कोड होगा, फिर स्टार और फॉरवर्ड स्लैश से एंड होगा। यहाँ पे मैं CSS कमेंट्स लिख दे रहा हूँ। किस लिए यूज करते हैं कमेंट्स को? और कोड को डिसेबल और एक्टिवेट करने। सिंटैक्स हमारा होगा इसमें फॉरवर्ड स्लैश स्टार, स्टार और फॉरवर्ड स्लैश, बीच में आपका कोड आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंटैक्स होता है हमारा। नेक्स्ट CSS सिलेक्टर्स हो, देखो। अब देखो यहाँ पे आपने शायद, देखो मैंने H1 टैग लिया है, ठीक है, तो उसमें मैंने ये किया है बैक, इसको छोड़ो। यहाँ पे मैंने H2 टैग लिया है, इंटरनल CSS मैंने H2 टैग में ये वाली CSS दे रखी है। ठीक है, अगर मैं एक और H2 बनाता हूँ तो इसमें भी यही CSS अप्लाई होगी, है ना। एक और बनाऊंगा तो यही होगी, यानी मैं H2 टैग में जैसे दो H2 टैग लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसमें अलग अलग CSS हर एक H2 में लगाना चाहता हूँ, तो उसको कैसे लगाएंगे, तो वो देखते हैं आप। तो इसी के लिए हमारे पास एक मैथड आता है CSS सिलेक्टर्स का। ठीक है, तो बेसिक सिलेक्टर्स के नेम पता है? हम्म, ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग से पढ़ो। तो सिलेक्टर्स में सबसे पहला सिलेक्टर मैं सब में पैराग्राफ टैग लूंगा। ठीक है, तो जब भी हम क्लास का यूज करते हैं, ठीक है, देखो जब भी हम किसी भी क्लास का यूज करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास सिलेक्ट करने के कौन से मेथड है? एक तो क्लास, तो यहाँ पे मैंने क्लास सिलेक्टर लिखता हूँ, और सेकंड होता है आईडी सिलेक्टर। पहले क्लास को देखते हैं। क्लास आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया, फिर इसको कुछ भी नाम देना होगा, तो मैंने पैरा नाम दे दिया, और इसके अंदर कोई डमी कंटेंट लिख देते हैं, फ्लोरम 200 का। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर CSS अप्लाई करूंगा। जब भी हम क्लास को मतलब सिलेक्ट करेंगे, तो इसके नेम को तो सिलेक्ट करना ही होता है, कॉपी किया, और फिर यहाँ पे आके जब भी क्लास के नेम को सिलेक्ट करोगे तो डॉट लगाना होता है और पेस्ट करना होता है। सिर्फ एक डॉट, नेम पेस्ट, ये लगाया। मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और क्या हो जाए, बस बहुत है। ठीक है, तो ये हमारे पास CSS अप्लाई हो गई। किससे हुई? क्लास से। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर दूसरा कुछ बनाना चाहता हूँ, पैराग्राफ कॉपी किया, ठीक है, अगर मेरे को सेम चाहिए तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, सेम चीज अप्लाई हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें दूसरी CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। एक थोड़ा सा काम और कर दो, इसका कलर रेड कर दो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, दोनों रेड रेड दिख रहे हैं। अब मुझे क्या काम करना है, इसमें मेरे को बैकग्राउंड कलर तो येलो ही रखना है, फॉन्ट साइज भी वही रखना है, लेकिन टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, क्लास के अंदर एक और क्लास का नेम लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैरा 1 लिखा। ठीक है, तो इससे क्या होगी, मेरी जो पहले की CSS इस पैरा में लिखी होगी वो तो रहेगी रहेगी। पैरा 1 से मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर एक दूसरी CSS को भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डॉट पैरा 1 को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे कलर को मैंने चेंज कर दिया, किससे, ब्लू से। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा और ऊपर वाला वैसे ही रहेगा। तो ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस को सिलेक्ट, आप और कुछ देना चाहते हो तो और भी क्लासेस के नेम दे सकते हो, बस बीच में स्पेस होना चाहिए। अगर हम क्लास में तो पॉइंट करके जिस क्लास पैरा लिखा है पैरा 1 तो पैरा 1.1 लिखा है यहाँ पे। तो आप करिएगा जैसे मान लीजिए 1.2 लिख, पैराग्राफ के अंदर ऐसा कुछ। अब देखते हैं, पहले ऐसा पॉइंट में लगाया तो हट गया, वो CSS हट गई। अब मैं यहाँ पे 1.2 सिलेक्ट करता हूँ। पहले तो एरर दे रहा है, यानी सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नहीं दे सकते। रीजन नहीं होता, तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं लिखने के, कुछ पॉइंट। नाम 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 जैसे मान लीजिए एक पैरा है उस पैराग्राफ के अंदर एक और पैरा है तो हम चाह रहे हैं पैरा ये 1 जो वो पैराग्राफ के अंदर जो पैरा है उसको पैरा 1.1 कर देंगे। ऐसे नहीं हो, उसके फिर नीचे जो पैरा होगा उसको अलग ही नेम देना पड़ेगा, 1 कर दो, 1A कर दो, 1B कर दो, ऐसे कर सकते हो, लेकिन 1 पॉइंट नहीं लगा सकते। तो नेम तो कुछ भी दे सकते हो, जरूरी है पॉइंट लगाना? हाँ हाँ, तो इतने तो नेम देने भी नहीं होते हैं, मोस्टली काम हम कॉपी पेस्ट का ही करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लास का मेथड हो गया, और हम एक ही क्लास एट्रीब्यूट के अंदर मल्टीपल क्लासेस के नेम असाइन कर सकते हैं। एक HR और लिया मैंने। अब यहाँ पे हम सेकंड सिलेक्टर सीखेंगे, जो होता है ID सिलेक्टर। ID और क्लास में डिफरेंस बता सकते हो?
क्लास, एक ही क्लास को कई यूनिट को एक क्लास दे सकते हैं, लेकिन आईडी से एक ही दे सकते हैं। हाँ ठीक है, जानते ही हो सब। आईडी को लिखने के लिए हम आईडी लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी आईडी दो, तो क्या आईडी दो, इसमें मैं पैराग्राफ दे देता हूँ पूरा। ठीक है, पैराग्राफ मैंने आईडी दे दी इसको। अब आईडी को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे हैश टैग लगाना पड़ेगा और इसको पेस्ट करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू ले लिया, ठीक है, और कलर इसका वाइट ले लिया, और फॉन्ट साइज मैंने इसका 25 पिक्सल कर दिया। ठीक है, तो अभी तो कुछ आया ही नहीं, क्यों नहीं आया, कंटेंट ही नहीं लिखा है। ठीक है, और हम 200। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं वही सेम ऊपर वाली चीज अप्लाई करके देखता हूँ, इसमें कॉपी किया, अगर मैं इसको सेम कॉपी पेस्ट करूंगा तो मेरा अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके साथ पैराग्राफ में जो सीएसएस लिखी है वो तो इसमें रहे, लेकिन मैं कुछ अलग सीएसएस लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पराग कर दिया, ठीक है, कॉपी किया, और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ हैशटैग पराग से। ठीक है, एंटर किया, मैं इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर छोड़ो, कलर को चेंज करो, बैकग्राउंड ही चेंज कर लो, बैकग्राउंड कलर में चाहता हूँ क्या हो जाए, एक्वा हो जाए। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, उसकी भी सीएसएस को हटा दें। हाँ, तो इससे यही पता लगता है कि हम मल्टीपल आईडीज को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कांट सेट मल्टीपल आईडीज, मल्टीपल आईडीज, इट शुड बी यूनिक। ठीक है, ये यूनिक होनी चाहिए। कैसे लिखे यार ये, सी एस एस नॉट अप्लाई ड्यू टू मल्टीपल आईडी सिलेक्शन। ठीक है, मैंने लिख दिया, आपको आसान होगा पढ़ने में। अब कुछ और क्या बताया, हो गया सारे टॉपिक्स खत्म। हाँ, एक और सिलेक्शन आ रहा है हमारा, वो तो अब करते भी आ रहे हैं हम। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टैग सिलेक्शन। ठीक है, जैसे आपने कोई कंटेनर बनाया है, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर पैराग्राफ डाल दिए काफी सारे। ठीक है, तो उस पैराग्राफ को आप क्या कर सकते हो, बिना आईडी दिए टैग नेम से ही सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक डिव दिया, डिव डॉट, इसको मैं कुछ क्लास दे देता हूँ, जैसे क्या क्लास दूँ, डिव डॉट कंटेनर ही दे देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में मैंने लोअरम 200, 100 के कर दो, 100 को कॉपी किया, 100 एंटर किया, फिर कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं कुछ एक हेडिंग भी दे देता हूँ, H1, इसमें मैंने लिख दिया वेलकम। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने कंटेनर दिया, पहले तो कंटेनर को डिजाइन करते हैं, कॉपी किया, देखो इसमें क्लास दी हुई है मैंने, ठीक है, डॉट पेस्ट किया, एंटर किया। अब इसमें मेरे को सबसे पहले मैं देखने के लिए सिर्फ बॉर्डर क्रिएट करूंगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये मेरा कुछ ऐसे बन जाएगा। अच्छा बताओ ये कैसे ओवरराइट हो रहा है, H1। हाँ, क्योंकि H1 मैंने कहाँ लिख दिया, अच्छा यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से आ रहा है वो, तो इससे भी कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, तो अब ये सही हो गया एकदम। अब मुझे क्या काम करना है, आईडी सिलेक्ट, टैग सिलेक्शन देखनी है, तो टैग सिलेक्शन देखो मैंने यहाँ पे दे दिया, मेरा एक बॉर्डर भी क्रिएट हो गया, जो कि मैंने क्लास से परफॉर्म किया है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसके पैराग्राफ को सिर्फ सिलेक्ट करना है, इसके बाहर जो भी पैराग्राफ होंगे वो सिलेक्ट नहीं होंगे। तो इसमें मैंने लोरम 200 के वर्ड से लिए, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, बाहर है मेरे डिव कंटेनर के। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ कंटेनर के पी को सिलेक्ट करूँगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कॉपी, इसको पेस्ट, कंटेनर के बाद उस पैराग्राफ को पी है। ठीक है, पी क्या है, मेरा टैग नेम है, तो मैंने पी से सिर्फ लिख दिया, इसके आगे ना हैश टैग लगाना है ना डॉट लगाना है। अब मैं चाहता हूँ इसका जो कलर है वो मेरा क्या बन जाए, ब्लू वॉलेट हो जाए, और फॉन्ट साइज इसका 30 पिक्सल हो जाए। ठीक है, तो सब कुछ सिलेक्ट हो गया, लेकिन बाहर का सिलेक्ट नहीं हुआ। अब H1 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको मैंने कैसे करना है, कॉपी पेस्ट H1 लिखो, और इसको मैं चाहता हूँ टेक्स्ट अलाइन ये सेंटर हो जाए। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर रेड आ जाए, बस। ये तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, टैग सिलेक्शन कहते हैं। और बाहर कुछ भी बनाओगे तो उसे सिलेक्ट नहीं होगा, बस थोड़ा सा क्या करना होता है, जो कंटेनर है आपका मेन, उसके आगे स्पेस क्रिएट करना होता है। और इससे ही हम, ये वैसे एडवांस सिलेक्शन है, इसे हम डिसेंडेंट सिलेक्शन भी बोलते हैं। जब इसका टॉप, हाँ, जहाँ पे स्पेस क्रिएट करते हैं हम, ठीक है, मेन जो हमारा पेरेंट होता है उसके अंदर जो चीजें होती है स्पेस लगा के उसको सिलेक्ट करना होता है। तो ऐसे सिलेक्शन को हम डिसेंडेंट सिलेक्शन कहते हैं। बाकी टैग बताना था तो मैंने बता दिया, वहाँ पे आएगा तो रिपीट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ इतना हमारा काम हो गया, सिलेक्शन मेथड कंप्लीट। कुछ पूछना है, ठीक है, तो ऐसे ही हम CSS को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और हम सबसे ज्यादा क्या यूज करेंगे, क्लास का यूज करेंगे, कुछ यूनिक बनाना होगा तो आईडी का सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी हम आईडी को जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, और यहाँ पे CSS में क्लास को मतलब
को भी सिलेक्ट करते हैं, बट लगानी पड़ जाती है आईडी तो लगा भी देते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको आईडी नहीं लेना। और टैग सिलेक्शन भी हम करते हैं। कब कर लगता नहीं कि कुछ हो नहीं या सब। मतलब आईडी का बहुत कम ही चांस हाँ, होता है। आईडी बहुत कम यूज होती है, कहाँ सबसे ज्यादा होता है टैग का सिलेक्शन। जैसे आपने कंटेनर के अंदर पैराग्राफ बना दिए, अगर पैराग्राफ के भी अंदर जैसे इस पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर सेम लगाया, इसमें भी सेम लगा, आप चाहते हो नीचे वाला बैकग्राउंड सेम रहे लेकिन थोड़ा सा फॉन्ट अलग हो जाए या फॉन्ट साइज अलग हो जाए या उसका कलर चेंज हो जाए, तो इसको भी क्लास देनी पड़ेगी फिर। ठीक है, अगर नहीं है सेम चाहिए तो पी से सिलेक्ट कर लो, तो उसमें जैसे जैसे होगा तो कर सकते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन। बाकी मैंने कलर मेथड्स तो बता ही दिए थे आपको। कौन कौन से मेथड्स होते हैं कलर? आरजी आरजी और एचएसएल और एचएसएल एच ई एक्स हेक्साडेसिमल कलर्स। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया ना? तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, फिर बचाए टाइम तो कर ही लो। नेक्स्ट टॉपिक है बैकग्राउंड का। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे अब सीएसएस कर रहा हूँ, ठीक है, नोट्स पे उसके वैसे नहीं बनाने, बट की पॉइंट्स आपको नोट करते चलना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, या तो घर पे जाकर तुरंत प्रैक्टिस करो और माइंड में फिट कर सकते हो तो सबसे बढ़िया। ठीक है, बैकग्राउंड ये तो मिलेगी ना, सीधे घर पे जाके ओपन करो, अपने नोट्स बनाओ। बैकग्राउंड डॉट एच टी। क्या करने वाले हैं, बैकग्राउंड, इसे हम कर लेते हैं लाइव। ठीक। अच्छा करने से जब कंपनियां काम देती है तो उनका कोई वेबसाइट में कुछ ट्रेनिंग वगैरह कुछ करना होता है, तो उनके फाइल्स हमें कैसे होते हैं, लोग उनके फाइल्स में कौन कुछ चेंज करेंगे, मतलब ये चैट वगैरह करना है, फीचर वगैरह ऐड पहले तो कंपनी में जाकर ट्रेनिंग होगी अच्छे से। मतलब और ये क्या। तो लोगों को काम नहीं करा हाँ, वो ये काम ही कराते हैं। है काम ही कराते ट्रेनिंग होगी। काम नहीं उनको काम ही कराएंगे, लेकिन ये फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्क फ्रॉम होम जो लोग करते हैं, मान लीजिए उनका कंप्यूटर उनके में तो होगा है। गिटहब से। अच्छा गिटहब से यहाँ पे देते हैं। गिटहब से आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई बंदा उस पर काम कर रहा है, उसका एक यूआरएल मिलता है, लिंक मिलता है, वो आपके आपके पास वो यूआरएल लिंक दे देगा। तो अगर वही वाला किसी और के पास चला गया वापस तो कुछ भी कर सकते हैं। गिटहब में दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है मतलब सबके लिए होता है, और एक होता है प्राइवेट। तो प्राइवेट करोगे तो सिर्फ आपके लिए होगा जब मैंने तक। जैसे कंपनी वालों ने प्राइवेट किए, कंपनी वाले अपने एम्प्लॉय को दिए, एम्प्लॉय से कहीं शेयर हो गए वो लिंक। वो तो हो ही जाएगा। तो ये सब तो कॉन्फिडेंशियल रखना होता है ना, बाकी ऐसे तो सब कुछ हो सकता है। वो तो प्राइवेसी पॉलिसी में इंक्लूड होता है, ऐसे थोड़ी ना कहीं बाहर लिंक शेयर कर दोगे। मतलब गिटहब में और उसके बाद मुझे जैसे क्योंकि एक फाइल तो होगी नहीं, इसमें बहुत सारी फाइल्स होंगी, कंपनी इतनी बड़ी कंपनी में एक फाइल, तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे करना कौन सा वाला है, या फिर मैं नया बताएं फाइल बनाऊंगा। बताएं बनाएं नहीं, उसी में करोगे। उसी में ही करोगे, जैसे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ये फाइल आपको उसने उठा के दे दी किसी ने तो जैसे एक फाइल तो घटेगा नहीं, कई सारी फाइल्स होंगी, हाँ इतने साल की कंपनी चल रही है, उसमें कई सारे लोग आए होंगे, कई बहुत काम किए होंगे, हाँ। तो अलग अलग चीज के अलग फाइल, तो उसमें मैं जब बनाऊंगा तो किसी फाइल मतलब मैं कोई नया फाइल बनाऊंगा क्या होगा, मैं कोई फीचर ऐड करूंगा। जैसे आपकी फाइल कैसे, मतलब प्रोजेक्ट की पूरी फाइल या पेजेस की अलग अलग फाइल? फीचर पेजेस के, हाँ तो पेजेस के फिर जैसे यहाँ बैकग्राउंड है, मैं एक अलग फाइल बना ली। इंडेक्स से क्या होगा, हमारी जो होम पेज बनता है इंडेक्स में बेसिकली। ठीक है, इसमें जब भी जो भी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनेगा, होम पेज पूरा बनेगा। अबाउट का पेज बनाओगे ना, तो एक अबाउट डॉट एच टी एम एल की फाइल अलग से बनाओगे। एचटीएमएल की फाइल, हाँ। तो तो लिंक पे एचटीएमएल के अंदर एचटीएमएल लिंक हो जाएगा, हाँ, और क्या, क्यों नहीं होता। कैसे होगा। जैसे ये बैकग्राउंड है, देखो अब यहाँ पे एंकर टैग का यूज करते हैं, यहाँ पे एंकर टैग यूज किया। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, हैशटैग बैकग्राउंड, हैशटैग नहीं लगाना, डॉट एच टी एम एल लिख दो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, ए बी सी डी कुछ भी लिखो, इसको लाइव करो। खुल गया। ऐसे होता है एंकर टैग का जैसे यूज। मतलब हम नेविगेशन वाले के हेडिंग के अंदर, तो हाँ, एंकर टैग के अंदर अगर जब आप नेविगेशन बार बनाओगे तो उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा ना उसको एंकर टैग के अंदर रैप करोगे। ऐसे वैसे उसके बाद आगे जब करेंगे तो देखेंगे। सब सीख जाओगे, पहले पढ़ो तो। अभी तो यही माइंड में आया कि मतलब मैं वहाँ काम करने लगा तो मुझे वो चीजें मिलेंगी कहाँ से, मैं करूँगा कैसे। छोड़ो उसे, यहाँ पे देखो। अब मैं आपको लाइव ही दिखाता हूँ। फास्टिंगर खोला, लॉग इन किया। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट्स में गए, डैशबोर्ड में गए। ये इतनी सारी वेबसाइट बनाए थे आप। ये हमारी पूरे टीजीसी की, हमारी एक ब्रांच थोड़ी ना है, हर एक ब्रांच के हिसाब से अलग अलग वेबसाइट है।
ठीक है, यहाँ पे फाइल मैनेजर में आपको सारी अपनी फाइल मिल जाएगी। ठीक है। ये तो ये अपना फीचर मान लीजिए फिंगर हम काम तो गिटहब पे करेंगे। अच्छा गिटहब। गिटहब लोकल होस्ट पे जब तक काम करो तब तक के लिए, जब लाइव करोगे तो सीधा इस पे आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पेज है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्या है, मेरा होम पेज दिखा रहा है, जो कि ये है। जब आप डोमेन नेम डालते हो ना, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इसे रिडायरेक्ट करता है। ठीक है, और इसको किसी फोल्डर के अंदर ऐप नहीं करना, उसका एसेट्स फोल्डर यहाँ पे जिसमें हमारी इमेजेस है, ठीक है, फाइल्स है, सी एस एस एच टी एम एल जावास्क्रिप्ट सब कुछ। ठीक है, इसलिए एक अलग से फोल्डर बनता है। अब जैसे कोर्सेज के पेज है, यहाँ पे एनिमेशन वी एफ एक्स है, ये है ना, तो इसको क्या करो, एक फोल्डर में बनाओ। ठीक है, फोल्डर में बना के क्या करना, सेम वही उसके अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाओ, फिर एसेट्स में उसकी भी फाइल्स होगी, इमेजेस होगी। ये अलग हो गया। तो इसको भी क्या करोगे, जब लाइव करोगे तो एक कोर्सेज वाला फोल्डर बनाओ। ठीक है, और यहाँ पे एनिमेशन वीएफएक्स जो यहाँ पे नेम दोगे ना फोल्डर का, उसके हिसाब से यूआरएल बनेगा। जैसे यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, तो देखो कैसा बना है, कोर्सेज पे गया, ग्राफिक डिजाइन पे गया। कैसे बना हुआ है ये, आपने सबसे पहले कोर्सेज वाला एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर आपने ग्राफिक डिजाइन वाला फोल्डर क्रिएट किया है, और उसके अंदर अपनी फाइल लगाई है। और ये और टोटल एक में मिलेगा। हाँ, और यहाँ पे भी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होना चाहिए, तभी वो लाइव होगा, अदरवाइज ये पेज दिखेगा ही नहीं। अच्छा मतलब जो मेन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है उसके अंदर ये पूरा एड्रेस डालना पड़ता है। हाँ, अलग अलग हर पेज को अलग अलग फोल्डर में बनाना होता है। बाकी वैसे करना चाहते हो तो वो भी तरीका हो जाता है। तो अलग अलग में बनाएंगे। अलग अलग बनाओ, सबसे बेस्ट होता है, अलग अलग जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अबाउट पेज बना रहे हो, फिर से एक अलग फोल्डर बनाओ अबाउट पेज का, उसमें अबाउट पेज का बना दो, खत्म काम। ऐसे होता है काम। इसे कट करो। यहाँ पे आओ, अब देखो बैकग्राउंड कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक डिव ले रहा हूँ, डिव डॉट बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड मैंने ले लिया। फिर बैकग्राउंड के अंदर मैं क्या काम कर रहा हूँ, कुछ कंटेंट लिख रहा हूँ, लो रहा हूँ। वैसे नॉर्मली तो पता है, अगर मुझे बैकग्राउंड लगाना है तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम। ठीक है, इसके अंदर मुझे बैकग्राउंड लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, अभी हम इंटरनल सीएसएस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डॉट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके पीछे मैं बैकग्राउंड कलर लगा सकता हूँ, क्योंकि अभी तक लगाते आए रेड। तो ये मुझे क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर लगा के दे देगा वेलकम। थोड़ा सा उसे बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट साइज, समझो 25 पिक्सल कर दिया मैंने। तो ये मेरा लग गया। लेकिन मुझे क्या करना हो, अगर किसी इमेज को बैकग्राउंड में लगाना हो, तो वो कैसे लगाते हैं, उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, एक इमेज डाउनलोड करूँगा। चलो इमेजेस, इमेजेस पे गए, कौन सी, ये वाली लगाते हैं, सेव इमेजेस, नेचर नाम दे दो इसे, और इसको कि अपने फोल्डर में सेव कर लो, क्लासेस 12 PM बैच CSS, यहाँ पे इसमें सेव किया। ठीक है, यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे मुझे इसके अंदर क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने दो। एक और डिव ले लो, डिव डॉट इमेज बैकग्राउंड कर दो इसे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, कॉपी किया, डॉट लगाया, पेस्ट लगाया। ठीक है, इसको मैंने विड्थ दे दी 100%। ठीक है, और हाइट दे दी मैंने 100 VH। VH का मतलब व्यू पोर्ट हाइट, जितना हम इसमें देख पा रहे हैं। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड में लगाना चाहता हूँ इमेज को, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड लिखना है, फिर एक यूआरएल लगाना है, और यूआरएल में मुझे अपनी इमेज का नेम देना है, जो कि नेचर डॉट जेपीजी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, लग जाएगा। लग गया, लेकिन सही नहीं है ये, तो मुझे इसको सही करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए तो ये हो जाएगा बैकग्राउंड और उसका यूआरएल। आप इसको भी क्या करो, सिंगल या डबल कोट्स के अंदर डाल दो, उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पहले तो देखो हर एक इमेज मेरी रिपीट हो रही है, इसकी रिपीटिशन को खत्म करना है। तो उसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड रिपीट, जिसमें मुझे क्या लगाना होता है, नो रिपीट। तो इससे सारी रिपीटिशन खत्म, लेकिन इतना ही रह गया, मुझे पूरे बैकग्राउंड में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा, बैकग्राउंड साइज आता है मेरे पास, बैकग्राउंड साइज जिसमें आपको क्या करना है, कवर करना है। ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, और कंटेन करोगे, कंटेन जैसे फ्रेम से अच्छा समझ में, तो ये क्या होता है, सिर्फ जो इमेज का नॉर्मल साइज होता है ना, उसके हिसाब से आ जाएगा, लेकिन पूरे उसमें फिट नहीं होगा फ्रेम में। ठीक है, तो इसलिए हम कवर का ज्यादा यूज करते हैं, हमारी पूरी इमेज कवर हो जाती है, वो स्ट्रेच हो जाए तो चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसकी मैं कुछ हाइट को कम करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं इसको 500 पिक्सल कर देता हूँ। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो मेरे को पूरी इमेज नहीं दिख रही, कंटेन एक बार लगा के देखते हैं तो कैसे दिखेगा, कुछ ऐसी दिखेगी इमेज। ठीक है, मतलब एक बार इसमें बैकग्राउंड भी ले लो, बॉर्डर ले लो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ पे देखो मेरा फ्रेम ये है, लेकिन मेरी इमेज ऐसे सेट हो रही है। तो कंटेन सिर्फ उसका ओरिजिनल साइज लेगा, लेकिन स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं होगी, इमेज आपको परफेक्ट दिखेगी। कवर से क्या होगा, वो पूरी स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, और लेकिन पूरे फ्रेम को कवर कर लेगी। अब लेकिन मुझे इमेज का जैसे नीचे वाला पार्ट देखना है, तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड पोजीशन का यूज कर सकता हूँ।
बैकग्राउंड पोजीशन मुझे क्या चाहिए, टॉप से चाहिए, टॉप तो दिख ही रहा है, बॉटम वाला पार्ट चाहिए। तो ये क्या काम करेगा, मुझे बॉटम वाला पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे ही कमेंट करो इसे। बैकग्राउंड पोजीशन में लेफ्ट लगाओगे तो लेफ्ट वाला पार्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये लेफ्ट वाला पार्ट आ गया। तो ऐसे ही हम इसी पोजीशन को भी, ये तो मैंने लेफ्ट टॉप बॉटम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी इसमें पिक्सल्स दे के भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मुझे टॉप से 300 पिक्सल के नीचे वाला पार्ट चाहिए तो ये वैसा कुछ दे देगा। बैकग्राउंड पोजीशन, अच्छा ये पूरी तरीके से नहीं देगा। टॉप बैकग्राउंड पोजीशन 300 पिक्सल 300 पिक्सल। तो देखते क्या करता है ये। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ये बाकी इसे ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, ऊपर ही वाला यूज़ करो सबसे बेस्ट है। ठीक है, बाकी कैसे सेट करना होता है उसे, बॉटम टॉप लेफ्ट से। ठीक है, ऐसे सेट कर लोगे तो मैं इसको बॉटम वाला चालू करके रख देता हूँ। फिर क्या लगाना होता है बैकग्राउंड पर, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। रिपीट हो गया, साइज, ठीक है यही वही तो बता ही दिया है। हाँ, एक अटैचमेंट देखो, अटैचमेंट के लिए मुझे क्या करना है, थोड़ी सी स्क्रॉलिंग क्रिएट करनी है। तो स्क्रॉलिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ यहाँ पे मैंने लिखा लोरम 500 कंटेंट का एक पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा पैराग्राफ आ गया। और यहाँ पे इसकी हाइट भी अब 100 ph कर दो। ठीक है, व्यू पॉट हाइट, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। अब मुझे क्या काम करना है, इसके पैराग्राफ को इतना यहाँ पे लिखो कि ये स्क्रॉलिंग क्रिएट कर दे। और इसको लेकिन उसी कंटेनर के अंदर लिखना। ठीक है, कौन सा कंटेनर, ज़्यादा ही हो गया, इस इमेज बैकग्राउंड में जिसमें आपने बैकग्राउंड लगाया हुआ है उसके अंदर सारे पैराग्राफ होने चाहिए। तो ठीक है, ये देखो स्क्रॉलिंग क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो इतना था व्यू पॉट 100 ph के हिसाब से इतना सेट हो गया। अब मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे एक बार हाइट को हटा दो। तो अब ये क्या काम करेगा, पूरे पैराग्राफ के हिसाब से सेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इमेज क्या हो गई थोड़ी सी वैसी, कोई बात नहीं, बैकग्राउंड इमेज ऐसी ही होती है, बाकी उसको हाई एचडी क्वालिटी की रखोगे तो अच्छे से पिक्सलेट होगी। ठीक है, तो ये हो गया, इसका कलर थोड़ा सा देखने के लिए चेंज करते हैं। यहाँ पे इमेज बैकग्राउंड कॉपी पेस्ट, यहाँ पे पी को मैंने सिलेक्ट किया और इसका कलर मैंने क्या किया, ग्रे, पहले बेकार है, वाइट कर लो, वाइट। कौन सा कलर लो, ठीक है ये कलर ले लिया मैंने। कोई ऐसा कलर बताओ जो इस पे सूट करे। येलो भी बहुत लाइट होगा, छोड़ो, कर दिया मैंने सेट। ठीक है, ये मेरा पैराग्राफ हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज करूंगा इसके अंदर बैकग्राउंड में, जिसे हम कहते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट आएगा, इसको मैं क्या करूंगा, फिक्स्ड। फिक्स्ड से क्या होगा, हमारी जो पीछे का बैकग्राउंड होगा देखो अभी नॉर्मल साइज में आ गया। ठीक है, फिक्स हो जाएगा और कंटेंट आपके मूव करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये कहाँ तक सीमित है, सिर्फ इस कंटेनर के अंदर जो इमेज का बैकग्राउंड है आपका। ठीक है, तो जैसे अगर किसी पूरे होम पेज में आपको एक बैकग्राउंड रखना है पीछे, तो इस बैकग्राउंड को बॉडी टैग के अंदर लगा लिया करो तो वो पूरा उसमें सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका उसमें बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर दो, सब में स्क्रॉलिंग बन जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा करना है तो। बाकी थोड़ा सा अच्छा और करना है तो कलर वगैरह चेंज, बोलो वो तो आपकी डिजाइन है। फॉन्ट साइज में चाहता हूँ इसका 20 पिक्सल हो जाए, फॉन्ट वेट इसका थोड़ा सा बढ़ जाए। ये सारी फॉन्ट की प्रॉपर्टी सीखोगे आप 500। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो ये हो जाता है हमारा। और वेलकम को भी थोड़ा सा सजा लो। तो वेलकम किस में है मेरा, बैकग्राउंड में। तो इसको मैंने टेक्स्ट अलाइनमेंट अलाइन सेंटर किया, प्लस कलर मैंने इसका वाइट कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसा आ जाए। और लास्ट में ये बैकग्राउंड जो बॉर्डर है इसे आप हटा सकते हो। तो बैकग्राउंड की जो मेन मेन प्रॉपर्टीज थी जो हम यूज करते हैं वेबसाइट में वो ये है। ठीक है, आपको रिपीट हमेशा कभी मोस्ट ऑफ द टाइम हटाना ही पड़ेगा। साइज का फिट नहीं होगा तो कवर लगाना पड़ेगा। अगर कंटेन पहले तो ट्राई करो कंटेन लगाने का, क्योंकि उससे इमेज की रेजोल्यूशन अच्छी रहती है। नहीं सेट हो रही है तो कवर लगा लो। ठीक है, और उसके बाद नो रिपीट रहेगा, बैकग्राउंड यूआरएल से आपका बैकग्राउंड इमेज लगेगी। और बाकी अगर इमेज कवर लगाने से ज्यादा ही नीचे का पार्ट या ऊपर का पार्ट दिख रहा है तो जो पार्ट आपको चाहिए वो वाला उसमें लगा दो। नहीं तो पिक्सल्स में दे दो, वो उसका पार्ट मुझे दे देगा। यहाँ पे बॉटम है, मैं चाहता हूँ 500 पिक्सल का पार्ट, अभी तो दिखेगा नहीं, हाइट सेट नहीं है। ठीक है, तो देखो ये ऐसे सेट हो जाता है। ये बॉटम पता नहीं यहाँ से क्यों नहीं ले रहा, छोड़ो बॉटम ही लगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। कुछ डाउट पूछना है इसे करना। ठीक है, बाकी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज जानते हो, बॉर्डर